हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के एक और पार्ट के ऊपर, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बिल्कुल सही। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है भैया, मजा आ जाएगा तुम्हारे को पढ़ के। ठीक है, होता क्या है सब चीजों के बारे में बताएंगे, बेसिक से लेके अच्छे 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 से सारे क्वेश्चन कराएंगे, जो भी आपको नहीं भी पता होगा वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं भैया डिस्पर्जन के बारे में। डिस्पर्जन होता क्या है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी बात। तो डिस्पर्जन को हिंदी में बोलते हैं भैया विक्षेपण, है ना। विक्षेपण, विक्षेपण। अब ये थोड़ी सी और ज्यादा हिंदी हो गई भैया, तो थोड़ा सा इसको ना हिंदी और उर्दू मिक्स करके हम बोलते हैं इसको बिखराव। ठीक है, बिखराव। ठीक है, बिखराव बोलते हैं मेरे हिसाब से। मेरी मेरी हिंदी या उर्दू थोड़ी सी ठीक ठाक है, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, बिखराव बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको अगर कुछ और लगता है तो कमेंट में और बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए डिस्पर्जन, बिखराव, विक्षेपण, है ना। इसकी अगर मेरे को माप निकालनी है ना, तो इसको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, अब इसमें बात ये आती है, सर आपने ये सब बताया हमारे को, इसमें ये एक्चुअल में है क्या, मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, यानी विक्षेपण की माप जब हम निकाल रहे हैं तो विक्षेपण क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए। तो विक्षेपण यानी डिस्पर्जन जो होता है, ये इसका काम होता है मेजरमेंट करना। क्या मेजरमेंट करता है ये डिस्पर्जन? मेजर्स द एक्सटेंट टू विच आइटम वेरी फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसका मीनिंग ये है, देखो सेंट्रल वैल्यू से हमारा, सबसे पहले हम लास्ट से इस वर्ड को उठाते हैं, सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा तोड़ के बताता हूँ मैं आपको। सेंट्रल वैल्यू से हमारा मतलब है कि तीन तरह के सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन तरह की टेंडेंसी होती है, जिसमें हम तीन चीजों को मेजर करते हैं, मीन, मॉड और मीडियन को। ठीक है, मीडियन को। तो मीन, मॉड और मीडियन ये होती है सेंट्रल वैल्यू जिसके ऊपर बात हो रही है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या करता है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये बताता है कि कोई भी डेटा उसके मीन से, मॉड से या मीडियन से कितना ज्यादा वेरी कर रहा है या कम वेरी कर रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में जो डेटा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें हम मेजर कर पाए तो ये सारा का सारा काम जो होता है ये होता है। चलिए इसको थोड़ी सी ना एक बात से समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास में कोई डेटा है, जैसे एक्स आई, सपोज करिए 2 4 6 8 10। मैंने इसका क्या करा, मान लेते हैं मीन निकाल लिया। इसका एक्स बार निकाला मैंने, ये आएगा 2 4 6 8, 2 4 6 6 12 8 20 20 10 30, 5 से डिवाइड करेंगे तो भैया 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 इसका मीन आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मीन से ना, मीन से ये डेटा जो है वो कितना डेविएट हो रखा है, जैसे 2 और 6 में कितना फर्क है, तो आप बोलोगे 4 का फर्क है। ये जो डेविएशन आ रखा है, एक्चुअल में अगर मैं इस डेविएशन की मेजरमेंट करना शुरू करूं हर डेटा के रिस्पेक्ट में, हर डेटा के रिस्पेक्ट में सबसे, है ना, तो डेविएशन की जो मेजरमेंट होती है ना, ये होती है विक्षेपण की माप, यानी एक डिस्पर्जन का एक तरीका होता है। तो खाली मीन से ही नहीं, मॉड और मीडियन सबसे हम इसकी डेविएशन देख सकते हैं, इसकी सेंट्रल टेंडेंसी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, सारा का सारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे डिस्पर्जन में, यहाँ पे हम तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक तो मीन, इससे कितना डेविएशन हो रहा है, मॉड के ऊपर कितना हो रहा है, और मीडियन के ऊपर कितना हो रहा है। आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ज्यादातर दो चीजों पे पूछा जाता है, एक तो मीन पे, एक मीडियन पे। मॉड पे ना के बराबर होता है लगभग लगभग। ठीक है, क्योंकि मॉड जो होता है वो एक रिजिड डेटा तो होता नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा और बुरा डेटा होता है, शायद मैंने आपको बताया था, मोस्ट अनस्टेबल जो डेटा होता है, मोस्ट अनस्टेबल जो डेटा होता है वो मॉड होता है ना। वो क्या होता है? मॉड होता है। और मोस्ट प्रैक्टिकल या रिलायबल जो होता है ना, मोस्ट मैं ये बोल सकता हूँ फिजिबल जो सॉल्यूशन देता है, फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है वो किसका निकलता है? वो निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन का निकलता है। तो ये सब चीजें आपको बताई गई थी पहले वाली क्लास में। तो जब भी आपको निकालना हो मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो उसका काम क्या होता है, वो एक्चुअल में सेंट्रल वैल्यू, जैसे मीन, मॉड और मीडियन से कोई भी डेटा कितना वेरी कर रहा है, इसके कितने एक्सटेंट तक वेरी कर रहा है, ये इसकी माप बताता है वो। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी विक्षेपण में हम ये देखते हैं कि कोई भी सेंट्रल वैल्यू से कोई भी डेटा कितना कम या ज्यादा है। अब कोई भी डिस्पर्जन जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। दो पार्ट में, यानी डिस्पर्जन को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एब्सोल्यूट मेजर होता है, दूसरा होता है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में आपको कुछ चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन शायद हमने बताया है Q1, Q2 और Q3 होते हैं ये, है ना। तो इसकी जो डेविएशन होती है, अगर मैं उसको देख पाऊं, है ना, डेविएशन यानी कितना कम या ज्यादा है वो। ठीक है, अगर मैं इसमें देख पाऊं, ठीक है, कितना बदलाव आ रहा है, तो इसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन में लेते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल वैसे एक सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। ठीक है,
इसी तरीके से दूसरा मेजर होता है इसका रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर में आपका पूछे जाते हैं कॉफिशिएंट, जैसे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो जितने भी कॉफिशिएंट होते हैं वो आते हैं रिलेटिव मेजर में, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, और एब्सोल्यूट मेजर में आते हैं ये सारे के सारे जितने भी लिखे हैं मैंने। ठीक है, कोरिलेशन रिग्रेशन अलग पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का, वो ना तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आता है ना ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, दोनों में से किसी में नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इतना क्लियर होने के बाद में कॉफिशिएंट का काम क्या होता है? कॉफिशिएंट एक्चुअल में एक्सटेंट बताता है कि कोई भी वैल्यू कितनी ज्यादा या कम वेरी कर सकती है। तो कोई भी वैल्यू जितनी ज्यादा या कम वेरी कर सकती है उसके हिसाब से उसका कॉफिशिएंट डिफाइन होता है। ठीक है, चलिए अब जरा इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने एक दो चीजें आपको बताई है। अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मीन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी? कौन सा होता है भैया? रेंज होता है, मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है। आपसे चार ऑप्शन पूछ रखे हैं। अगर आपको पता हो तो मैंने अभी आपको बातों बातों में थोड़ी बहुत बात बोली थी। हमने ये बोला था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन देता है। तो मोस्ट फिजिबल का मतलब होता है मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यानी रिलायबल सॉल्यूशन देता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कभी भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको निकालना हो, है ना, या मान लेते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात हो रही हो, तो उसमें जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन देता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। क्लियर है? इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जरा इसमें ना, जब भी हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करते हैं इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन टॉपिक्स करने से पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। कुछ चीजें क्या? जैसे एक टेबल मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। इस टेबल में देखो दो तीन चीजें हैं। मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, दो तीन चीजें हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखी है क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा है चेंज ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे लिखा है चेंज ऑफ स्केल। अब ये क्या है चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल? एक्चुअल में क्वांटिटी तो चलो आपको दिख रही है, यहाँ पे लिखा है मैंने मीन, मॉड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये सब चीजें लिखी हुई है मैंने। यहाँ पे मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन लिखा हुआ है और यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल लिखा हुआ है। अब चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है? इसको ओरिजिन में चेंज का मतलब होता है एक्चुअल में, जो हिंदी में बताएं और बहुत ही आसान भाषा में बताएं, इसको बोलते हैं प्लस या माइनस। ठीक है, प्लस या माइनस मतलब कोई भी क्वांटिटी में अगर आप कुछ और क्वांटिटी जोड़ रहे हो या कोई भी ऑब्जर्वेशन में कुछ और ऑब्जर्वेशन जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो प्लस या माइनस करने पे जो भी चेंज आता है उसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, प्लस या माइनस करने पे जो चेंज आता है उसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ ओरिजिन। जैसे इसको थोड़ा सा ना मैं उस पे समझाता हूँ आपको कि चेंज ऑफ ओरिजिन का, जैसे नॉर्मल पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, लेकिन एक्चुअल पैराबोला की इक्वेशन ये होती है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर h और k जीरो हो, है ना, तो हम इसका बोलते हैं कि पैराबोला जो है उसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 पे ऐसे फॉर्म हो रहा है, 0 0 पे फॉर्म हो रहा है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है ना कि पैराबोला बस यही बनेगा, पैराबोला तो ये भी बन सकता है। तो होता क्या है कि अगर मैं वर्टेक्स में कुछ वैल्यू जोड़ दूं, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे इस पे थोड़ा सा और आगे आ गया, इस पे थोड़ा सा और आगे आ गया, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ वैल्यूज मेरे पास में आ गई ना, है ना। अगर मेरे पास में कुछ वैल्यूज आ गई एक्स और वाई की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 0 0 में कुछ वैल्यूज जोड़ी हैं, तब वो यहाँ पे पहुंचा है वर्टेक्स इसका। तो ये जो वैल्यू जोड़ने का जो काम होता है, ये जोड़ने को हम बोलते हैं ओरिजिन का चेंज। ठीक है, अब ये तो मैंने कंपेयर करके बताया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसमें पैराबोला का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओरिजिन का चेंज का मतलब ये होता है कि प्लस या माइनस कर देना, बस इतना समझिए आप। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। ठीक है, अब इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास में कोई, मैं एक पुरानी स्लाइड पे वापस आता हूँ। जैसे मैंने आपको नॉर्मल से आपसे बोला कि भाई अपने पास में कोई डेटा है, जैसे एक्स आई इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, है ना। इसका मीन आप निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस सर मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बोलूंगा कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कर दीजिए, है ना, और इसको डिवाइड कर दीजिए सर किससे, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 6 आ जाएगा इसका आंसर। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें न्यू डेटा निकाला मैंने, सपोज करो वाई आई, और इसी से निकाला, ऐसे निकाला कि हर डेटा में मैंने एक पर्टिकुलर नंबर जोड़ दिया। सपोज करो मैंने जैसे हर हर डेटा में, जैसे 2 4 6 8 था ना, मैंने हर जगह पे 4 4 जोड़ दिया, 2 + 4 4 + 4 6 + 4, है ना, 8 + 4 और 10 + 4, हर जगह पे मैंने 4 4 जोड़ दिया। मतलब इसमें भी 4 जोड़ दिया, इसमें भी 4 जोड़ दिया, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, हर जगह पे मैंने एक पर्टिकुलर नंबर जोड़ दिया। उस नंबर का नाम मैं अभी ए लिखूंगा। क्या है? ए। तो होगा क्या, देखो जरा, 2 और 4 होता है 6, 4 और 4 होता है 8, 6 4 होता है 10, 8 4 होता है 12, 10 और 4 होता है 14। ठीक है, ये वाई आया। अगर मैंने आपसे बोला कि इसका वाई बार निकालो, तो आप बोलोगे सर 6 8 10, है ना, 12 14, है ना, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा सर हमारे को, अगर मेरे को वाई बार निकालना है। तो क्या इसका आंसर देखो जरा, 6
12 और 8 20 हो गया, ठीक है। और 8 और नहीं 6 और 14 20 हो गया, और 10, ठीक है। 20 और 20 40, और 10 50, 50/5 क्या ऐसा बन रहा है? तो आप बोलेंगे यस सर ऐसे ही बन रहा है। तो क्या इसका आंसर 10 है? तो आप बोलेंगे यस सर इसका आंसर 10 ही है ना। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछूं कि भाई इतना लंबा आपने करा, क्या अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा नंबर आपने जोड़ा था सब में कॉमन नंबर, तो आप बोलोगे 4 जोड़ा था सर हमने, है ना। तो क्या इसका मीन भी 4 से ही बढ़ा है क्या? तो आप बोलोगे यस सर 4 से ही बढ़ा है। ये तो चमत्कार सा लग रहा है कि जितना नंबर हमने जोड़ा हर डेटा में उतने ही नंबर से मीन पुराना वाला भी बढ़ गया। तो चेंज ऑफ ओरिजिन क्या कहता है? चेंज ऑफ ओरिजिन ये कहता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास में एक सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, आपने उसमें कोई नंबर ए जोड़ दिया या घटा दिया, तो मीन पे भी उतना ही चेंज आता है जितना उस डेटा पे आप चेंज ला रहे हो हर ऑब्जर्वेशन में। यानी हर ऑब्जर्वेशन में अगर आप 4 जोड़ रहे हो तो मीन भी 4 जुड़ जाएगा या 4 उससे बढ़ जाएगा। मतलब हर ऑब्जर्वेशन में अगर आप 4 बढ़ा रहे हो तो मीन में भी 4 बढ़ जाएगा। दोबारा से बताते हैं इस बात को। सपोज करो आपको मैंने एक बोला कि xi इज इक्वल टू 13579, ये है। मैंने बोला इसका मीन निकालो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मीन निकालने के लिए 1 3 5 7 9 को जोड़ दो, है ना, और इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो इससे को 5 से डिवाइड करेंगे, आई थिंक 5 इसका आंसर आ जाएगा। 3 और 1 4, 4 5 9, 9 9 18, 8 7 15, 25, 25 को डिवाइड करो तो 5 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ना, कोई एक डेटा जोड़ दे रहा हूँ, मतलब अपनी मर्जी से एक मैंने नंबर कोई जोड़ दिया। 13579 था ना, 579, मैंने इसमें अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर जोड़ दिया। सपोज करो मैंने ना इसमें हर जगह पे एक नंबर ए जोड़ दिया, ठीक है, ए जोड़ दिया। तो वाई आई जो बन जाएगा, क्या ये 1 प्लस ए, है ना, 3 प्लस ए, 5 प्लस ए, और 7 प्लस ए, और 9 प्लस ए बन जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो अगर मेरे को इसका वाई बार निकालना होगा तो आप बोलेंगे सर सबको जोड़ दो, है ना, और इसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 प्लस ए, है ना, प्लस 7 प्लस ए, प्लस 9 प्लस ए, ठीक है, 9 प्लस ए डिवाइडेड बाई 5। तो क्या ये ऐसा बन रहा है? 25 प्लस 5 ए डिवाइडेड बाई 5, यस और नो? तो आप बोलेंगे यस सर। तो इसका आंसर आ गया 5 प्लस ए आ गया ना। अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 5 25, 5 5, 5 प्लस ए आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने करा क्या, हर डेटा में ए जोड़ा, इसमें भी ए जोड़ा, इसमें भी ए जोड़ा, इसमें भी ए जोड़ा, है ना। तो सब जगह पे मैंने अगर ए जोड़ा, सब जगह पे मैंने अगर ए जोड़ा, तो मीन में भी ए ही जुड़ गया। तो कहने का मतलब ये होता है अगर मैं सब जगह पे यहाँ पे कोई नंबर जोड़ता तो मीन भी उतना ही बड़ा या छोटा हो जाता, जोड़ता या घटाता मैं तो चेंज ऑफ ओरिजिन ये कहता है कि अगर आप मान लेते हैं, सपोज करिए अपने पास में कोई नंबर है ना, आपने उसका मीन निकाला, ओल्ड मीन निकाला आपने, ठीक है। और अब आपने क्या करा, हर ऑब्जर्वेशन में कुछ नंबर प्लस या माइनस कर दिया। तो प्लस या माइनस करोगे तो जो नया मीन होगा उसमें भी उतना ही चेंज आएगा, यानी नया मीन में भी प्लस या माइनस ए करके आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप चेंज ऑफ स्केल की बात करें तो अगर आप पुराने मीन में कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, तो अगर मान लेते हैं नए मीन में उसका, पुराने मीन में नहीं, पुराने ऑब्जर्वेशन में कुछ नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, जैसे xi इज इक्वल टू 2 4 6, इनका मीन निकालूंगा मैं, कुछ ना कुछ मीन निकलेगा मेरा, है ना। इसका मीन आई थिंक 4 निकलेगा, 4 हाँ 4 निकलेगा, ठीक है। तो x बार इसका 4 निकलेगा। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में मतलब कोई नंबर जोड़ दूं, कोई भी नंबर जोड़ दूं मैं, है ना, जैसे वाई आई में कोई नंबर जोड़ दिया मैंने, 3 नंबर जोड़ दिया, 2 और 3 5, 4 और 3 7, 6 और 3 9, ठीक है। अगर मेरे को इसका वाई बार निकालना है तो क्या इसका वाई बार जो है इससे जो है वो 3 ज्यादा आएगा क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, 5 7 12, है ना, 12 और 19 जो होते हैं वो 21 होते हैं, वो 3 से 7 बारी में कटेंगे। तो इसके मीन में क्या 3 ही जुड़ा है? तो आप बोलेंगे यस सर। तो होता क्या है कि चेंज ऑफ ओरिजिन में अगर आपने पुराना मीन निकाल रखा है, नए मीन में आपको जोड़ना है, तो नए मीन में आप वही नंबर जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है देखो हमने, प्लस का प्लस या माइनस जो है वो वाला नंबर कर दो नए वाले मीन में, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? बता रहे हैं अभी, थोड़ी देर में बता रहे हैं, पहले इस पर नोटिस करिए, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है, वही नंबर पे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप पुराने वाले मीन पे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, आपका नया मीन आ जाएगा, ठीक है। मॉड में भी ऐसे ही होता है, मीडियन में भी ऐसे ही होता है, लेकिन वेरिएंस में ऐसा नहीं होता। चेंज ऑफ ओरिजिन का वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी अगर मान लेते हैं मैंने बोला कि कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 50 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 50 ऑब्जर्वेशन है, उनका वेरिएंस जो है वो 0.37 है। हर ऑब्जर्वेशन में मैंने 5 जोड़ दिया, 5 ऐड कर दिया हर ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन में। तो न्यू वेरिएंस बताइए। तो न्यू वेरिएंस जब भी आपको बताना होगा, याद रखिएगा, प्लस या माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी पुराना वाला ही आंसर, सेम वाला ही आंसर इसमें आ जाता है। यानी चेंज ऑफ ओरिजिन का वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट पड़ता किस पे? बस सेंट्रल टेंडेंसी पे चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट पड़ता है। इस समय जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए मीन पे पड़ता है, मॉड पे पड़ता है, मीडियन पे पड़ता है, वेरिएंस पे नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन पे नहीं पड़ता, कोरिलेशन पे कोफिशिएंट पे नहीं पड़ता यानी आर की वैल्यू पे नहीं पड़ता, रिग्रेशन कोफिशिएंट पे नहीं पड़ता यानी बी एक्स वाई बी वाई एक्स पे नहीं पड़ता। अब इस पे आ जाते हैं, चेंज ऑफ स्केल का इन तीनों पे पड़ता है, इन पे पड़ता है, लेकिन इस पे पढ़ने का अलग तरीका है। जैसे वेरिएंस जो होता है चेंज ऑफ स्केल में, उसके जो कोई भी नंबर आप ऐड या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड होकर नया वाला वेरिएंस निकलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि आपके पास में 50 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 50 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और इनका जो वेरिएंस है, ठीक है, ये चार चार है, ठीक है, सपोज करो हर ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, एवरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी। अभी मैं समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आते हैं तो फिर होते नहीं है। ठीक है, तो न्यू वेरिएंस कितना निकलेगा, तो न्यू वेरिएंस याद रखिएगा, न्यू वेरिएंस अगर आपको निकालना होगा तो ये ए है, इस समय जो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आपको न्यू वेरिएंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है ए इंटू ओल्ड वेरिएंस। तो आपको करना क्या है, ए स्क्वायर की यानी 5 स्क्वायर की ओल्ड वेरिएंस से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 चौक 100 जो हो जाएगा वो इसका न्यू वेरिएंस हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ओल्ड का मतलब क्या है। ए स्क्वायर का मतलब यह है कि जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो वो ए होता है, ठीक है, पुराने वेरिएंस में, पुराने सॉरी ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, अगर आपको पुराना वेरिएंस गिवन है, ठीक है, और आपको नया वेरिएंस निकालना है बिना ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करे, तो आप कुछ इस तरीके से निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना। स्टैंडर्ड डेविएशन में मॉड ए से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है, तब आपका निकलता है क्या, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में वेरिएंस के चेंज ऑफ ओरिजिन का और चेंज ऑफ स्केल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी वो सेम रहते हैं, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला भैया, है ना। और चेंज ऑफ जो होगा ना स्केल में, यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करोगे तो भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर मैंने बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सपोज करो किसी सेट ऑफ डेटा का 0.5 है, अब मैंने हर डेटा में जो है 5 से मल्टीप्लाई या 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो नया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा 0.5 ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर दी, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, कुछ भी कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चेंज ही नहीं होता कभी भी। तो ना तो इस पे चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट पड़ता है, ना ही चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है। यह है पत्थर दिल, बिल्कुल कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता भैया इस पे, कुछ भी कर लो इसके साथ में। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में चेंज ऑफ ओरिजिन का तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में होता क्या है कि जब भी चेंज ऑफ स्केल की बात करते हैं तो बी एक्स वाई, जो एक्स वाई और वाई एक्स होते हैं, है ना, कोफिशिएंट जो होते हैं दो होते हैं, एक तो बी एक्स वाई होता है और बी वाई एक्स होता है, पढ़ेंगे हम इसको। ये अपने सिंबल या ये अपनी फॉर्म जो होती है उनको कन्वर्ट कर लेते हैं यू और वी की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जरा देखो, अगर आपको इतना समझ में आ गया, टेबल मैंने आपको इतनी लंबा बताया है बताने के लिए, उत्तराखंड सॉरी यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के क्वेश्चन अच्छे आते हैं ज्यादातर, हम आपको दिखाते हैं कि भैया आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू, ठीक है, अ चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। देखिए ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने ये सब टेबल वगैरह पढ़ी होंगी, वरना तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक मतलब ये है थ्योरी, है ना, थ्योरी आती होगी तभी तो होगा, नहीं आती होगी तो नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आपको चाहिए तो अपना दिमाग लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में क्या होगा। आपको बस इसके लिए ना टेबल पता होनी चाहिए। आपसे बोल रखा है कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है उस वो किस पे अनअफेक्टेड रहता है ना, चेंज ऑफ स्केल पे रहता है, ओरिजिन पे रहता है, दोनों पे रहता है, या नन ऑफ दी अबव, किसी पे नहीं रहता, है ना। तो याद रखिएगा, देखो जैसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करें, ये अनअफेक्टेड रहता है चेंज ऑफ ओरिजिन पे, मतलब बदलता नहीं है, स्केल पे बदल जाता है ना, स्केल पे बदल जाता है, चेंज ऑफ ओरिजिन पे या अनअफेक्टेड रहता है, यानी उस पे नहीं बदलता। ठीक है, ठीक है, उस पे नहीं बदलता, चेंज ऑफ स्केल पे बदल जाता है, यू और वी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आपको लगाना होता है ऑप्शन। ठीक है, किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा, जैसे आपको ये बोल रखा है वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, वेरिएंस पे यानी प्रसरण पे परिवर्तन स्वतंत्र होता है, किसका होता है, ठीक है, स्केल ओनली, ओरिजिन एंड स्केल बोथ, नॉट इन ओरिजिन, नॉट इन स्केल। ठीक है, हरियाणा टीजीटी 2020, अभी ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, 2020 की रेंज में ही करवा रहा हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा देखिए इसका चार ऑप्शन दे रखे, वेरिएंस किससे इंडिपेंडेंट होता है,
चेंज ऑफ ओरिजिन से, चेंज ऑफ स्केल से, दोनों से, या दोनों में से किसी में से। तो याद रखिएगा, अभी वेरिएंस के बारे में बताया था, दोबारा से टेबल दिखा देते हैं। देखो वेरिएंस जो है ये दिख रहे हो, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन चेंज ऑफ स्केल पे जो होती है इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आती है सॉल्व करके। तो अगर मेरे को इसका आंसर लेना होगा किससे इंडिपेंडेंट होता है ये, तो चेंज ऑफ ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट होता है, स्केल पे नहीं होता है ना। चेंज ऑफ ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ना, मतलब आ रही है ना बात समझ में, पक्का। चलिए ठीक है है ना। तो ये चीजें जो है ना, मतलब थोड़ा सा मतलब बोरिंग सी है, लेकिन मजा तो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि मजा है नहीं है, करना तो है ही, है ना। यही आप अपने बच्चों को भी समझाओगे अभी आने वाले टाइम पे कि भैया बच्चे करना पड़ेगा ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2018 का एक क्वेश्चन है, आपको बोल रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ 10 इज एडेड टू ईच एंट्री ऑन अ लिस्ट देन द एवरेज इंक्रीज बाय 10। ठीक है, if 10 is added to each entry on a list then the standard deviation is increased by 10. if each entry on a list is doubled then the average is doubled. ठीक है, which of the following which of the above statements are correct? 1 2 3 1 2 1 3 2 3, ये आपको ऑप्शंस वगैरह दे रखे हैं। आपको देखो क्वेश्चन समझा देते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको ना 3 स्टेटमेंट दे रखी है, 1 2 3, 3 स्टेटमेंट दे रखी है। आपसे बोला गया कि तीनों को पढ़ो, कौन सी वाली करेक्ट है ये बताओ। पहला स्टेटमेंट ये आपको दे रखी है कि भैया अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वेशन है x1 x2 ऐसे कर करके कुछ ऑब्जर्वेशन से हमने क्या करा, हर ऑब्जर्वेशन में 10 जोड़ दिया, है ना। यानी x1 में 10 जोड़ दिया, x2 में 10 जोड़ दिया, x3 में 10 जोड़ दिया, और ऐसे करते करते जोड़ते गए। ठीक है, तो इसका क्या एवरेज भी 10 से इंक्रीज हो जाएगा? तो भैया बताओ जरा, होगा या नहीं होगा? तो हमने देखो एवरेज का मतलब होता है मीन, और हमने ये पढ़ा है कि अगर ऐसा जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ओरिजिन का चेंज आ रहा है। तो अगर सपोज करो ओल्ड मीन जो है ना, ओल्ड मीन जो है सपोज करो अगर वो x बार है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा न्यू मीन क्या होगा, तो चेंज ऑफ ओरिजिन के हिसाब से न्यू मीन में भी उतना ही चेंज आएगा जितना ओल्ड में आता है। क्लियर है ना? तो जितना ऑब्जर्वेशन में आता है, सॉरी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा न्यू मीन क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्स बार प्लस ए होगा, यानी एक्स बार प्लस 10 होगा। क्या ये बात सही है? तो पहली स्टेटमेंट जो वो कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर मान लेते हैं हर ऑब्जर्वेशन में मैं 10 बढ़ा दूं, तो क्या हमारा मीन भी जो है वो 10 से इंक्रीज हो जाएगा? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो ये पूछ रहा है। पहली बात मेरे हिसाब से तो करेक्ट है ना। करेक्ट क्यों है? क्योंकि वो सही बोल रहा है कि अगर मैंने हर ऑब्जर्वेशन में 10-10 बढ़ा दिया तो मीन भी जो है वो 10 से इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा समझो कि ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें ये ऑब्जर्वेशन थी, इनमें मैंने क्या करा, 10-10 जोड़ दिया। अब 10-10 मैंने जोड़ दिया, तो जो नया मीन होगा, पुराना मीन तो ये है, नया मीन होगा उसमें भी 10 जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ेगा? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल जुड़ जाएगा। क्लियर है ना? आ रही है बात समझ में ना? पक्का ना? ठीक है, हाँ मत बोल देना ऐसी बिना बिना सोचे समझे। ठीक है, चलो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है कि अगर मान लेते हैं हर ऑब्जर्वेशन में मैंने 10-10 जोड़ा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी क्या 10 जुड़ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर मान लेते हैं ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस या माइनस पे स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो जरा, प्लस या माइनस पे स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहता है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब प्लस या माइनस करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, सिग्मा ही होगा। यानी दूसरा वाला कह रहा है कि वो जो है स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज होगा, जो कि गलत बात है, ये गलत बोल रहा है जी। अब तीसरा देखो जरा, अगर हर एंट्री में मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं, हर एंट्री को डबल कर दूं, यानी ये तो सेकंड वाला हो गया ना। ठीक है, थर्ड वाला जो वो कह रहा है, वो कह रहा है हर एंट्री को अगर मैं डबल कर दूं, यानी xi जो है पुराने वाले ये हैं, x1 x2 ऐसे कर करके xn तक हैं। अगर मैंने क्या करा, न्यू xi मैंने निकाला, न्यू xi मैंने क्या करा, हर एंट्री को मैंने डबल कर दिया, 2x1 2x2 ऐसे करते करते 2xn। ठीक है, तो नया मीन क्या होगा? सपोज करो ओल्ड मीन जो है वो x बार है ना, x बार है। ओल्ड मीन इज इक्वल टू x बार, सॉरी उल्टा लिख दिया, मीन इज इक्वल टू x बार है। तो न्यू मीन क्या होगा? देखो चेंज ऑफ स्केल ये कहता है कि अगर हर एंट्री को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो न्यू मीन जो हो जाएगा वो भी 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही बोल रहा है वो, क्या द एवरेज विल बी डबल। तो वो तो सही बोल रहा है कि नया मीन जो होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक तो ये वाली करेक्ट है, एक तो ये वाली करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 ये दो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका दिमाग चलेगा थोड़ा सा, और आपको समझ में आएगा कि भैया इस तरीके से हमारे को आंसर निकालना है। बातें क्लियर हो रही हैं? देखो इसलिए इस पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए जो मैं करवा रहा हूँ ना, समझ में आएगा।
तो बढ़िया रहेगा, है ना, क्लियर है ना। चलो एक और चीज कर लेते हैं फिर। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो। आपसे बोल रखा है वेरिएंस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ये वाला तो करवा दिया शायद मैंने। किससे इंडिपेंडेंट होता है वेरिएंस? ओरिजिन से होता है, स्केल से नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक और दे देते हैं, ठीक है। ये लो, आपको बोल रखा है देखो, इफ द वेरिएंस ऑफ द डेटा 245,617 इज बी। ठीक है, आपको बोल रखा है वेरिएंस को याद रखिएगा सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं हम। वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। ये गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर आपको गिवन है, कितना है? बी। इक्वल टू यहाँ पे ना लगा के मैं यहाँ पे, एक मिनट यार रुक जाओ। ओल्ड वेरिएंस गिवन है आपको, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, ये वी गिवन है, ठीक है। आपसे बोला है देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस डेटा 4, 8, 10, 12, 34। इसका डेटा का वेरिएंस क्या होगा? निकालने का तरीका बताता हूं। देखो ओल्ड डेटा जो है वो क्या है, आप उसको लिखो। तो एक्सआई जो दे रखा है वो दे रखा है 2, 4, 5, 6, 17। जो न्यू एक्सआई है वो कितना है, बस आप ये देखो, ठीक है। तो ये है 4, 8, 10, 12, 34। इन दोनों में रिलेशन क्या है, बस रिलेशन ध्यान से सोचो कि क्या रिलेशन है। तो आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 17 दूनी 34। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है ए, वो एक्चुअल में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है हर डेटा की। ये मतलब है ना, जैसे मतलब xi है, सपोज करो मैं इसको ऐसा समझू, अगर मैंने 2xi निकाला तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ये नया वाला xi, सही है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है हर डेटा की, तो a की वैल्यू 10 है। अगर मेरे को न्यू वेरिएंस 2 है, सॉरी, अगर मेरे को न्यू वेरिएंस निकालना पड़ा, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होती है ए स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस, ठीक है। टेबल के हिसाब से, टेबल में मैंने लिखवा रखा है ये, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करो, इंटू ओल्ड वेरिएंस यानी वी कर दो। तो आंसर कितना? 4 भी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, ऐसे करना है भाई, ठीक है। अगर आप ऐसे कर पाओगे और आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको सब हो जाएगा, ठीक है। अब ये टेबल ना आपको देखो, यहां से करा है मैंने, देखो ए स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरियंस दिख रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरियंस मैंने करा और ऐसे करके मैंने निकाला है इसको, ठीक है। तो ये आपको अगर क्लियर है तो हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं करना। मतलब पुराने वाले वेरिएंस को उस नंबर के स्क्वायर से या इसके हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। जो भी निकालना है आपको, मतलब वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, जो भी निकालना है उसके हिसाब से आपको करना है। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। ये केवीएस पीजीटी 23 12 2018 में आया था, यानी 12वें महीने में आया था, दिसंबर में 23 तारीख को केवीएस का जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का, उसमें आया था, ठीक है। आपको बोल रखा है द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5। 20 ऑब्जर्वेशन से इनका वेरिएंस कितना है? 5 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन द वेरिएंस ऑफ ऑब्टेन्ड फॉर ऑब्टेन्ड ऑब्जर्वेशन इज। तो नई ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस कितना होगा? चलिए देखते हैं। 15 होगा, 8 होगा, 75 होगा या 45 होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 30 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। वीडियो पॉज करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, आंसर बता दीजिएगा। मैं सीधा सीधा यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा, मैं किसी का टाइम खराब नहीं करूंगा, है ना। तो गिवन क्या है? गिवन है ओल्ड वेरिएंस, ठीक है, ओल्ड वेरिएंस। ओल्ड वेरिएंस कितना गिवन है? तो आप बोलेंगे सर सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 गिवन है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको न्यू वेरिएंस निकालना है, तो सबसे पहले ए पता लगाओ कि किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही थी, किससे हो रही थी? 3 से। तो ए हो रहा था 3, भैया उसका पता लगा गया। पता लगाने के बाद में हमारे को न्यू वेरिएंस निकालना है। तो न्यू वेरिएंस याद रखिएगा, न्यू वेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या करना है? टेबल के हिसाब से सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर इंटू ओल्ड वाला वेरिएंस, है ना, ओल्ड वेरिएंस, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5 कर दो। तो 3 का स्क्वायर हो गया भैया 9 इंटू 5, 9 पंजे कितना हो गया भाई? 45। और ये आ गया आपके मार्क्स। और भैया ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो गया। अगर आपके एग्जाम में आता है, कितने हलवा वाले मार्क्स हैं, मतलब देखकर आंसर निकल जाएगा आपसे ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपने पढ़ रखा है, ये कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आप देखकर पता लगा लोगे। इसको देखकर ऐसे टिक मारोगे, आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो मतलब कुछ सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड 4 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको टाइम लगाना है। आप जरा देखो 2018 का एक क्वेश्चन है। आपको बोल रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, बोथ या नाइदर, ठीक है। मैं इतने सारे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो रट जाए बिल्कुल, है ना, कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।
इसलिए ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। मतलब मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, आपको ये बोल रखा है कि कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, आपसे पूछा है कि भैया बताओ कौन सी वाली सही है। आप इसमें वीडियो पॉज करके एकदम से पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं। मैं सीधा सीधा स्टार्ट करता हूँ। मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज। क्या मीन पे चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। मीन पे दोनों का इफेक्ट पड़ता है, चेंज ऑफ स्केल का भी और ओरिजिन पे भी। यानी ओरिजिन अगर चेंज होगा तो मीन भी चेंज होगा। यानी अगर किसी भी वैल्यू में प्लस, मतलब एक्सआई ऑब्जर्वेशन में हम कुछ प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है, तो उसके जो मीन होगा, है ना, उसमें भी वही वैल्यू प्लस या माइनस हो जाती थी। याद है? मल्टीप्लाई में भी ऐसी होता है ना? जो मीन होता है वो वैल्यू जो होती है वो पुराने वाले मीन से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकती है। ठीक है, डिवाइड हो सकती है। तो याद रखिएगा, चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन का तो इफेक्ट पड़ता है। तो पहली स्टेटमेंट तो होगी गलत। उसने बोल रखा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। वेरिएंस पे जो होता है, उसने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल होता है बट नॉट इन ओरिजिन। एक्चुअल में वेरिएंस उल्टा होता है। वेरिएंस पे ये इंडिपेंडेंट होता है भैया, किसका? इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट पेंडेंट। एक मिनट जरा रुक जाओ यार, बड़ी ही बुरी हालत हो चुकी है लगता है ना? इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ना? चलो, इंडिपेंडेंट है। क्या कह रहे थे हम? हाँ, वेरिएंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन का, है ना? चेंज ऑफ ओरिजिन से, है ना? लेकिन स्केल से नहीं होता, है ना? स्केल में इसकी वैल्यू आती है। स्केल में क्या होता है कि ए स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई ओल्ड वाले की करोगे या ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे ओल्ड वाले को। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें बोल रहा है चेंज इन स्केल होता है, जो कि गलत बोल रहा है। चेंज और नॉट इन ओरिजिन बोल रहा है, ये बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, यानी नाइदर वन नॉर टू इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इतना करेक्ट समझ में आ रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके। ठीक है, इतना अगर समझ में आ रहा है, ये आपको दे दिया मैंने होमवर्क में क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करिएगा। आपको क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ। द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन द न्यू वेरिएंस विल बी। बताइए, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा या 40 होगा? आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ये करेक्ट है, समझ में आया, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमने आज स्टार्ट करा है, तो इसका मतलब मैं ये मान के चलूंगा मेरा थ्योरी पढ़ाना आपको, मतलब मेरा सफल हो गया, है ना? ठीक है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपको मतलब कोई चीज समझ में नहीं आई है तो भी बताइएगा। ठीक है, कमेंट में मत बताइएगा, मतलब समझ में आई होगी तो। कमेंट में नहीं पढ़ता क्योंकि, ठीक है, तो कमेंट पढ़ते हैं स्टाफ, तो वो आपको रिप्लाई करते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप मुझे मेरे मैसेज में ही बताइएगा, जैसे कि हमने आपको बता ही रखा सब चीजें। ठीक है, तो आप मेरे को डायरेक्ट बताइएगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो हम आपको बिल्कुल उसको रिजॉल्व करेंगे। इसका आंसर जरूर हमारे को कमेंट में जरूर बताइएगा, वो मैं पढ़ लूंगा, वो मेरे पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, कमेंट में आपसे आंसर करवाने का मतलब यही है कि बस थोड़ा सा आपकी एक्टिविटी अच्छी हो, मतलब आप पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हम आपका आंसर करके आपको जज कर रहे हैं, आप हमारे को जज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब आपने उसको अटेम्प्ट करा है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना, जो मैं बता रहा हूँ, बस इतना काम है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं हम। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।